जरा सोचिए, दुनिया के जो सबसे प्रगतिशील देश हैं, है ना, जहां महिलाओं को सबसे ज्यादा आजादी और समानता हासिल है, वहीं की महिलाएं 1970 के दशक की तुलना में आज सबसे ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार क्यों हो रही हैं? हाँ, ये सुनने में बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम एक बहुत ही जटिल और थोड़े असुविधाजनक विश्लेषण को डिकोड कर रहे हैं। सही कहा। आज हमारे पास जो नोट्स और सामग्री है वो आचार्य प्रशांत के 2026 के एक YouTube वीडियो पर आधारित है, जिसका शीर्षक है फ्री द निपल और फ्री द माइंड, व्हाट्स फर्स्ट इन फेमिनिज्म। शीर्षक ही अपने आप में काफी कुछ कह देता है। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारा मिशन आज ये पड़ताल करना है कि क्या आधुनिक नारीवाद वास्तव में महिलाओं को आजाद कर रहा है, या कहीं अनजाने में ये उन्हें केवल उनके शरीर की पहचान तक ही सीमित तो नहीं रख रहा। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये है कि हम सिर्फ दार्शनिक सिद्धांतों पर हवा में बात नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। इन नोट्स में बाकायदा प्रगतिशील समाजों के हैरान करने वाले आंकड़े हैं और मानव मनोविज्ञान का बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण मौजूद है। लेकिन इस गहरी चर्चा में उतरने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। इन दस्तावेजों में समाज, पितृसत्ता और नारीवाद को लेकर कुछ बेहद तीखे और वैचारिक दृष्टिकोण सामने रखे गए। हाँ, वो तो है। हमारा काम यहाँ किसी भी विचारधारा का समर्थन करना या कोई पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम केवल इन तर्कों की परतों को खोलेंगे, इनके पीछे के विज्ञान को समझेंगे, ताकि इस चर्चा को सुनने वाले लोग खुद अपने निष्कर्ष निकाल सकें। ये एक बहुत ही सही ढांचा है इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए सीधे उस विरोधाभास पर आते हैं जिसने मुझे नोट्स पढ़ते हुए सबसे ज्यादा चौंका दिया था। हाँ, वो हैप्पीनेस पैराडॉक्स वाला हिस्सा। हाँ, बिल्कुल वही। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि एक समाज जितना अधिक आजाद होगा, जहाँ जेंडर समानता सबसे ज्यादा होगी, वहाँ महिलाएं उतनी ही सशक्त और खुश होंगी। एक सीधा सा लॉजिक लगता है ना? लेकिन यहाँ खुशी के विरोधाभास का जिक्र है। आंकड़े बताते हैं कि 1970 के दशक में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक खुश थीं, लेकिन आज इतने दशकों के आंदोलनों के बाद महिलाओं में खुशी का स्तर लगातार गिर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस क्यों का जवाब उन शैक्षिक और करियर विकल्पों में छिपा है जिनका इन नोट्स में बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया गया है। अच्छा? कैसे? मतलब उदाहरण के लिए अल्जीरिया जैसे देशों को लेते हैं, जिन्हें हम पारंपरिक या रूढ़िवादी समाज मानते हैं। वहां स्टेम क्षेत्रों में, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग वगैरह में स्नातक होने वाली महिलाओं का प्रतिशत लगभग 50% के आसपास है। अरे वाह, ये तो काफी अच्छा नंबर है। हाँ, लेकिन जब हम फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों की ओर देखते हैं, जो दुनिया के सबसे समानतावादी समाजों के रोल मॉडल हैं, हाँ, वहां तो स्थिति और बेहतर होनी चाहिए। यही तो बात है। वहां यही आंकड़ा 25% से भी कम रह जाता है। रुकिए, ये बात गले उतरना थोड़ी मुश्किल है। अगर फिनलैंड की कोई महिला खुद ये कह रही है कि ये मेरी अपनी पसंद है, मैं विज्ञान की पढ़ाई छोड़कर कोई और काम करना चाहती हूँ या घर रहना चाहती हूँ, तो हम कैसे कह सकते कि ये कोई समस्या है? ये सवाल उठना लाजमी है। मतलब क्या हम उसकी अपनी आवाज और उसकी आजादी को ही गलत नहीं ठहरा रहे? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन विश्लेषण हमें इसके पीछे के तंत्र को देखने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, होता क्या है कि रूढ़िवादी समाजों में महिलाओं पर बाहर निकलने और खुद को साबित करने का एक भारी बाहरी दबाव होता है। हाँ, क्योंकि शिक्षा ही उनके लिए आजादी का एकमात्र रास्ता होता है। बिल्कुल। लेकिन प्रगतिशील समाजों में जब ये बाहरी दबाव पूरी तरह से हट जाता है, तो एक खालीपन आ जाता है। खालीपन किस तरह का? विश्लेषण के अनुसार जब कोई बड़ा लक्ष्य या बाहरी दबाव नहीं होता, तो समाज की वो गहरी कंडीशनिंग सामने आ जाती है, जहां महिला को केवल एक शारीरिक इकाई यानी एक फिजिकल यूनिट के रूप में ही परिभाषित किया गया है। शारीरिक इकाई, इसका मतलब है कि तमाम आजादी मिलने के बाद भी समाज की बुनियादी नजर नहीं बदली है। एकदम सही। इतिहास में झांक कर देखें तो असली पीड़ा किसने झेली है? क्या हमेशा शरीर ने पीड़ा झेली है? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। मध्यकाल में भी कई बार महिलाओं के शरीरों को बहुत संभाल कर रखा जाता था। उन्हें बेहतरीन कपड़े, गहने और सुरक्षा दी जाती थी। शरीर के स्तर पर तो आज भी महिलाएं पुरुषों से अधिक लंबा जीवन जीती हैं। ये तो एक फैक्ट है। तो फिर ये अवसाद, ये डिप्रेशन
कहाँ से आ रहा है? ये तर्क दिया गया है कि असली पीड़ा शरीर की नहीं, बल्कि शरीर के अंदर मौजूद सोचने वाले इंसान की है, उसकी चेतना की है। हाँ, मैं समझ रही हूँ। आधुनिक विमर्श में इस सोचने वाले हिस्से को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और सारी लड़ाई सिर्फ शरीर को केंद्र में रखकर लड़ी जाती है। अगर बाहरी दबाव हटने के बाद भी दिमाग सिर्फ शरीर के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो ये नया दबाव आ कहाँ से रहा है? यहीं पर मुझे नोट्स में जेनजी महिलाओं वाला हिस्सा बहुत प्रासंगिक लगा। हाँ, जो आज की सबसे जागरूक पीढ़ी मानी जाती है। बिल्कुल। अमेरिका जैसे देशों में जहां की पीढ़ी सबसे अधिक जेंडर जागरूक है, वहीं सबसे अधिक घबराहट है। नोट्स में एक बहुत ही डरावने शब्द का जिक्र है, हिटिंग द वॉल। हाँ, हिटिंग द वॉल। ये वो मनोवैज्ञानिक खौफ है कि एक निश्चित उम्र, खासकर 30 या 35 तक पहुंचने पर शारीरिक आकर्षण पूरी तरह खत्म हो जाएगा। बाप रे! और इसी खौफ का नतीजा है कि आज युवा महिलाएं अपनी उम्र के 20वें दशक की शुरुआत में ही बोटॉक्स, लिप फिलर्स और दर्दनाक कॉस्मेटिक सर्जरियां करवा रही हैं। हाँ, और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन यहाँ फिर से वही तर्क सामने आता है जो अक्सर सोशल मीडिया पे दिखता है। लोग कहते हैं मेकअप या सर्जरी से मुझे आत्मविश्वास मिलता है, ये मेरा सशक्तिकरण है। अगर कोई सच में ये महसूस कर रहा है तो बाहरी तौर पर हम इसे गलत कैसे कह सकते हैं? देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जुड़ें तो यहाँ आंतरिक पितृसत्ता यानी इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी और मनोवैज्ञानिक आधिपत्य की बहुत गहरी अवधारणा सामने आती है। मनोवैज्ञानिक आधिपत्य, इसे थोड़ा और समझाइए। सवाल ये नहीं है कि उस कॉस्मेटिक सर्जरी से आत्मविश्वास मिल रहा है या नहीं। सवाल यह है कि इस आत्मविश्वास की परिभाषा को उस इंसान के दिमाग में प्लांट किसने किया। ये एक बहुत गहरा सवाल है। मतलब क्या कोई 5 साल की बच्ची जन्म से ही अपने होठों के आकार को लेकर चिंतित होती है? बिल्कुल नहीं, बच्चे तो बेफिक्र होते हैं। तो ये आधिपत्य काम कैसे करता है? जब कोई शोषित वर्ग अपने शोषक की शब्दावली, उसके सोचने का तरीका और उसके नजरिए को पूरी तरह से अपना लेता है, तब आधिपत्य पूरा हो जाता है। मतलब पिंजरा बाहर नहीं, दिमाग के अंदर है। एकदम सही। बचपन से ही टीवी, फिल्मों और खिलौनों के जरिए जो आदर्श रूप दिमाग में डाला गया, इंसान ने उसे अपनी असली पहचान मान लिया। अब किसी को आके ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें ऐसा दिखना चाहिए। हाँ, वो खुद ही खुद को जज करने लगती हैं। बिल्कुल, वो खुद को उसी नजर से, यानी उसी मेल गेज से देखने लगी है जिस नजर से सदियों से समाज उसे देखता आ रहा है। ये एक बहुत ही भयानक स्थिति है। मतलब पिंजरा इतना पारदर्शी हो गया है कि वही आजादी लगने लगा है। नोट्स में इस बात को साबित करने के लिए भाषा का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। जैसे आजकल आम बोलचाल में लोग एक दूसरे की तारीफ करने के लिए हॉट शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं। और उससे भी आगे की बात देखिए, जब विवाद होता है या आपस में लड़ाई होती है, हाँ, तो नीचा दिखाने के लिए उन्हीं गालियों का इस्तेमाल किया जाता है जो मूल रूप से महिलाओं के शरीर या उनके जननांगों को अपमानित करने के लिए बनाई गई थी। ये सच में एक सोचने वाली बात है। नोट्स में एक व्यंग्य भी है कि भाई कम से कम गालियों में तो थोड़ी मौलिकता होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जब कोई उसी भाषा और उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जो उसे दबाने के लिए इजाद किए गए थे, तो इसका सीधा मतलब है कि वो अनजाने में उसी व्यवस्था का एक पुर्जा बन गया है। एकदम सही कहा आपने। क्या प्रकृति में कोई और प्रजाति ऐसा करती है? क्या कोई और जीव सिर्फ दूसरों को आकर्षक लगने के लिए खुद के शरीर को इस तरह काटता छांटता है? प्रकृति में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। और यही बात हमें इस चर्चा के सबसे वैचारिक और शायद सबसे विवादास्पद हिस्से की ओर ले जाती है, शारीरिक आजादी को ही संपूर्ण आजादी मान लेना। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर दिमाग के अंदर ये पिंजरा बन गया है, तो इस पिंजरे को तोड़ने के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, क्या वे काम कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ नोट्स में 2012 के प्रसिद्ध फ्री द निपल आंदोलन का गहराई से विश्लेषण किया गया है। आंदोलन का बुनियादी तर्क बहुत सीधा था, अगर पुरुष बिना शर्ट के घूम सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं? क्या समानता का यही मतलब नहीं है कि जो अधिकार एक के पास है वही दूसरे के पास भी हो? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इसका विश्लेषण बहुत ही बारीक है। सिद्धांतिक स्तर पर देखा जाए तो इस तर्क में कोई खामी नहीं है। मतलब जीव विज्ञान के हिसाब से? हाँ, जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो सभी स्तनधारियों में ये शारीरिक संरचना समान होती है। इसमें ऐसा कुछ भी चमत्कार या अलग नहीं जिसे छिपा कर रखा जाए। फिर
इस आंदोलन या इस मांग में समस्या क्या है? अगर समानता चाहिए तो ये तो पहला कदम होना चाहिए ना? समस्या इस कदम में नहीं है, समस्या उस चेतना में है जहां से ये कदम उठाया जा रहा है। इन नोट्स में एक बहुत ही प्रभावशाली एनालॉजी दी गई है। अच्छा, कौन सी एनालॉजी? कल्पना कीजिए कि एक विशाल जेल है। उस जेल के अंदर एक कैदी अचानक बगावत कर देता है। अपने सारे कपड़े उतार कर फेंक देता है और नंगा होकर जेल के अहाते में दौड़ने लगता है। अरे, अब सवाल यह है कि क्या इस कृत्य से वो कैदी आजाद हो गया? जाहिर है नहीं। वो बस एक नंगा कैदी है। जेल की बड़ी बड़ी दीवारें, लोहे की सलाखें और पहरेदार तो अभी भी वहीं मौजूद हैं। बिल्कुल सटीक। तर्क यह है कि अगर निप्पल आजाद करने की ये मांग एक बहुत बड़ी विचारधारा बन जाती है और ये मांग पूरी तरह से इस पहचान से आ रही है कि मैं एक शारीरिक इकाई हूं, तो ये असली आजादी नहीं है। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम सिर्फ ये होगा कि समाज में शरीरों की तुलना और अधिक बढ़ जाएगी। फोकस इंसान के सोचने वाले हिस्से से हटकर पूरी तरह से त्वचा और आकार पर आ जाएगा। ये एनालॉजी बहुत कुछ साफ कर देती है। मुझे नोट्स का वो हिस्सा भी बहुत दिलचस्प लगा जहां प्राचीन भारत और आदिवासी समाजों का उदाहरण दिया गया था। हाँ, वो एक बहुत ही प्रासंगिक ऐतिहासिक संदर्भ है। भारत जैसे गर्म जलवायु वाले देश में प्राचीन काल में महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए कम कपड़े पहनना या टॉपलेस रहना कोई बहुत असामान्य या अश्लील बात नहीं मानी जाती थी। सही कहा। इसलिए विश्लेषण स्पष्ट करता है कि आजादी की परिभाषा सिर्फ कपड़े छोड़ने या पहनने से तय नहीं होते। असली मुक्ति चेतना के उस उच्च स्तर पर पहुंचने में है जहां कपड़े कोई बड़ा मुद्दा ही ना रह जाए। मतलब फोकस कपड़ों पर नहीं, इंसान पर हो। बिल्कुल। जब कोई इंसान मानसिक रूप से आजाद होता है तो वह चाहे सर्दियों में 7 परतों वाले कपड़े पहने या गर्मियों में बहुत कम कपड़े पहने, उसकी पहचान इस बात से तय नहीं होती। तो सिर्फ शरीर के एक हिस्से को सार्वजनिक करने को ही संपूर्ण क्रांति मान लेना एक बहुत बड़ा भ्रम है। एकदम सही। ये भ्रम सच में बहुत गहरा है। और अगर ये शारीरिक पहचान महिलाओं के भीतर इतनी गहराई तक जड़ें जमा चुकी हैं कि वे आजादी को भी सिर्फ शरीर के चश्मे से देख रही हैं, तो इसका उनके रोजमर्रा के सामाजिक और कॉर्पोरेट जीवन पर क्या असर पड़ता है? इसका असर बहुत ही व्यापक और कई बार डरावना होता है। मैंने इन नोट्स में एक जगह इंसान बनाम बाघ यानी मैन वर्सेस टाइगर का एक अजीब सा जिक्र पड़ा। इंसानी रिश्तों की इस चर्चा में अचानक से बाघ कहां से आ गया? हाँ, वो हिस्सा थोड़ा चौंकाने वाला है। और ये उस विवादास्पद दावे से कैसे जुड़ता है जहां कहा गया है कि महिलाएं खुद पितृसत्ता की सबसे बड़ी रक्षक बन गई हैं? मतलब जो खुद पीड़ित है वो रक्षक कैसे हो सकती हैं? वो इंसान बनाम बाघ की एनालॉजी असल में समाज की एक बहुत गहरी मानसिक बीमारी को दर्शाती है। जब हम कहते हैं कि महिलाएं पितृसत्ता की रक्षक बन गई हैं, तो इसका मतलब समझना होगा। समझाइए। जो पुरुष सदियों से व्यवस्था को चला रहे थे वे अच्छी तरह जानते थे कि ये पितृसत्ता एक एजेंडा है, एक ढांचा है जो उनके फायदे के लिए बनाया गया है। हाँ। लेकिन जिन पर यह व्यवस्था थोपी गई, उन्होंने सदियों की कंडीशनिंग के बाद इस प्रोपेगेंडा को ही परम सत्य मान लिया। यानी जो एक राजनीतिक ढांचा था वो एक प्राकृतिक सच की तरह स्वीकार कर लिया गया। बिल्कुल। अब बाघ वाली एनालॉजी पर आते हैं। समाज ने सदियों से पुरुषों और महिलाओं को 2 अलग अलग प्रजातियों के रूप में देखना शुरू कर दिया है। अलग प्रजातियां? हाँ, डिफरेंट स्पीशीज। और इस पूरे ढांचे में पुरुष को बेहतर या श्रेष्ठ प्रजाति माना गया है। जैसे अगर इंसान किसी जानवर को मारता है तो वो शिकार है, सामान्य बात है। लेकिन अगर एक बाघ इंसान को मार देता है तो पूरी व्यवस्था हिल जाती है और उसे नरभक्षी घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि इंसान खुद को श्रेष्ठ मानता है। और इसे इंसानी रिश्तों और परिवार पर कैसे लागू किया गया है? बहुत ही व्यवहारिक तरीके से। विश्लेषण बताता है कि जब कोई बेटी अपने ससुराल से घरेलू हिंसा या बुरे बर्ताव की शिकायत लेकर अपने मायके आती है तो क्या होता है? अक्सर सबसे पहले समझौता करने की सलाह कौन देता है? उसकी अपनी माँ। वो अक्सर दामाद का ही पक्ष लेती है। हाँ, ये तो हमारे समाज में बहुत आम बात है। पर क्यों? क्योंकि उस माँ के अवचेतन मन में भी यही गहराई से बैठा हुआ है कि दामाद एक श्रेष्ठ प्रजाति का हिस्सा है और किसी भी विवाद में उसी का पलड़ा भारी रहना चाहिए। ये महिलाओं द्वारा ही उस सिद्धांत को आगे बढ़ाना है। बाप रे, यह मुझे एक और उलझन हो रही है। आधुनिक पीढ़ी में तो ऐसा नहीं है ना?
नोट्स में एक उदाहरण था जहां एक जेन जी लड़की अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की की तरफ देखते या बात करते हुए पाती है तो वो उसे सरेआम थप्पड़ मार देती है। हाँ, ये उदाहरण बहुत सटीक है। बहुत से लोग या इंटरनेट कल्चर इसे एक तरह का महिला सशक्तिकरण मान सकते हैं कि देखिए अब महिलाएं पलटवार कर रही हैं, वे कमजोर नहीं हैं। और यहीं पर विश्लेषण सबसे गहरी चोट करता है। ये सशक्तिकरण बिल्कुल नहीं है, ये विशुद्ध रूप से पितृसत्ता है। क्या? वो कैसे? क्योंकि जब वो लड़की ऐसा करती है तो वो अनजाने में उसी पुराने सिद्धांत को दोहरा रही है कि रिश्तों का मतलब मालिकाना हक होता है। ओह, मतलब कंट्रोल करना। हाँ, वो ये मान रही है कि जैसे एक पुरुष का मेरी देह पर एकाधिकार होता है, वैसे ही मेरा इस पुरुष के शरीर पर एकाधिकार है। वो इंसान को संपत्ति मान रही है, और इंसान को संपत्ति मानना ही पितृसत्ता का मूलाधार है। ये नजरिया तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। बिल्कुल। और शायद यही अलग प्रजाति वाली मानसिकता आज के कॉरपोरेट जगत में भी साफ दिखाई देती है। नोट्स में एक बहुत ही व्यंग्यात्मक उल्लेख है कि आज की बड़ी बड़ी कंपनियों में एचआर विभागों को ट्रेनिंग मॉड्यूल चलाने पड़ते हैं कि पुरुष कर्मचारी महिलाओं से कैसे पेश आए। ये स्थिति सच में हास्यास्पद है अगर इसे दूर से देखा जाए। विश्लेषण सवाल उठाता है कि हमें एक ही ऑफिस में काम करने वाले दो वयस्क लोगों को ये क्यों सिखाना पड़ रहा है कि एक दूसरे से कैसे बात करें? क्या हम दो अलग अलग प्रजातियों के जानवरों को एक पिंजरे में रहना सिखा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही लगता है। नोट्स में एक बहुत ही चुभने वाला उदाहरण है कि आप किसी म्यूजियम में जाकर मोनालिसा की पेंटिंग को तो घंटों तक घूर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑफिस में किसी महिला सहकर्मी को कुछ सेकंड से ज्यादा देखते हैं तो आप पर तुरंत केस हो सकता है और सीसीटीवी खंगाले जाने लगते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये नियम महिलाओं के सुरक्षा के लिए बनाए गए हों? कार्यस्थल पर सुरक्षा तो सभ्य समाज की बुनियादी शर्त है ना? बिल्कुल, सुरक्षा सर्वोपरि है। विश्लेषण सुरक्षा के खिलाफ नहीं है, वो इस बात पर जोर दे रहा है कि आखिर समाज में ऐसी नौबत ही क्यों आई। जड़ क्या है समस्या की? हाँ, ये स्थिति पैदा ही इसलिए हुई क्योंकि समाज महिलाओं को एक सामान्य इंसान के रूप में देखने में पूरी तरह विफल रहा है। समाज लगातार उन्हें एक अलग प्रजाति या सिर्फ एक शारीरिक पहचान के रूप में ही देखता है, जिसे विशेष घेरों में रखने की जरूरत है। और जब तक वो सिर्फ एक शारीरिक पहचान बनी रहेगी, तब तक उसे इस तरह के अलग थलग करने वाले विशेष नियमों के बीच ही जीना पड़ेगा। ये सच्ची समानता तो बिल्कुल नहीं है। सही कहा, ये एक तरह का डरा हुआ समाज है जहां सहजता बिल्कुल खत्म हो गई है। और इस पूरे विश्लेषण का जो अंतिम निष्कर्ष है वो ये है कि आधुनिक नारीवाद का सबसे बड़ा भ्रम शायद ये है कि वो उसी सड़ी हुई व्यवस्था के भीतर समानता की भीख मांग रहा है जिसने इतिहास में महिलाओं को केवल शारीरिक सुख के लिए एक वस्तु बनाकर रखा था। ये एक बहुत ही कड़वा सच लगता है। मतलब कुर्सियों में समानता, वेतन में समानता, कॉर्पोरेट बोर्डरूम में समानता, ये सब जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या इस विश्लेषण के अनुसार ये अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकते? स्पष्ट रूप से नहीं। विश्लेषण कहता है कि अपने शोषकों के समान बनने की कोशिश करना एक बहुत ही छोटा और अर्थहीन लक्ष्य है। असली मुक्ति इसमें नहीं है कि कोई पुरुषों की तरह आक्रामक व्यवहार करने लगे या उन्हीं की तरह सत्ता का दुरुपयोग करने लगे। तो फिर अंतिम उपाय क्या है? असली आजादी कहाँ है? असली मुक्ति उस पूरी पहचान को ही जड़ से उखाड़ फेंकने में है। नोट्स के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार रखा गया है, अनबिकमिंग अ वुमन, यानी महिला होने के एहसास को छोड़ना। अनबिकमिंग अ वुमन, ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। हाँ, इसका मतलब है उन सभी कंडीशनिंग को नकार देना जो एक इंसान को सिर्फ स्त्री होने के खांचे में फिट करती हैं। लक्ष्य सिर्फ एक मनुष्य, एक शुद्ध चेतना बनना है। लेकिन ये अवधारणा सुनने में जितनी क्रांतिकारी है, व्यावहारिक रूप से उतनी ही डरावनी भी लगती है। ये डरावना इसलिए है क्योंकि सदियों से एक बड़े वर्ग की पूरी पहचान, उसके रिश्ते, परिवार में उसका रुतबा, सब कुछ इसी बात पर टिका है कि वो जेंडर रोल में फिट बैठती है या नहीं। हाँ, अगर कोई अचानक इस पहचान को छोड़ दे तो उसे पता ही नहीं होगा कि आगे का जीवन कैसा दिखेगा। बिल्कुल, अज्ञात का ये गहरा डर ही है जो अक्सर लोगों को उसी पुरानी व्यवस्था से चिपके रहने पर मजबूर करता है। ये विश्लेषण निश्चित रूप से हमें उन चीजों को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने पर मजबूर करता है जिन्हें हम अब तक बहुत सामान्य मानते आए थे। हमारी आज की ये चर्चा हमें दिखाती है कि बाहरी समानता के आंकड़े कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। बिल्कुल सही। जब तक दिमाग के अंदर बैठे हुए जेंडर के उस पुराने पिंजरे को नहीं तोड़ा जाता,
तब तक असली आजादी एक भ्रम ही बनी रहेगी। एकदम। जाते जाते सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको गौर करना चाहिए। एक सवाल है जो इन नोट्स में सीधे तौर पर तो नहीं पूछा गया, लेकिन इस पूरी बातचीत की गहराई से जुड़ा हुआ है। हाँ। जरा सोचिए, अगर किसी दिन समाज सच में अपनी इस लिंग आधारित पहचान को पूरी तरह मिटा दे, अगर लोग एक दूसरे को पुरुष या महिला के रूप में देखना बिल्कुल बंद कर दें और सिर्फ एक चेतना के रूप में देखना शुरू कर दें, तो हमारे समाज की पूरी संरचना कैसी दिखेगी? ये तो पूरी दुनिया को ही बदल कर रख देगा। बिल्कुल। हमारे रिश्ते, हमारी शादियां, परिवार और यहाँ तक कि हमारी कला और संगीत कैसा होगा, जो अभी तक पूरी तरह से इसी मेल गेज पर टिका हुआ है। क्या मानव जाति इस तरह की असीम आजादी के लिए मानसिक रूप से तैयार है? इस विचार पर जरूर मंथन कीजिएगा। इस गहरे अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।